जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विजयपथ एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। पिछले कुछ दिनों से हमने आरक्षक का, उससे पहले प्रयोगशाला परिचारक का और उससे पहले हमने आबकारी आरक्षक का, इस पर एक लंबी चौड़ी श्रृंखला हमने चलाई थी जिसमें हम एमसीक्यू लेकर आए थे आप लोगों के लिए। आज ये एमसीक्यू नहीं है, ये हमारा छत्तीसगढ़ के इतिहास से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक थ्योरी लेक्चर है। और इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे हलबा विद्रोह और कोटपाड़ की संधि। दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जिस प्रकार हलबा विद्रोह प्रारंभ हुआ है उसी से ही संबंधित है आपका कोटपाड़ की संधि। तो आज हमारा जो क्लास है विस्तृत रूप से हलबा विद्रोह और कोटपाड़ की संधि पर हम आज चर्चा करेंगे। ये जो वीडियो रहेगा ये आपके सीजीपीएससी प्रीलिम्स, सीजीपीएससी मेंस, सीजी व्यापम, सीजीएसआई और जितने भी प्रकार के शिक्षक भर्ती है, सीजी टेट है, जो भी छत्तीसगढ़ में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके लिए क्या है, महत्वपूर्ण और उपयोगी है। यह एक लेक्चर क्लास है, तो इसमें हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे हलबा विद्रोह हुआ था और कोटपाड़ की संधि की क्या जरूरत पड़ गई। चले सबसे पहले हम देखते हैं हलबा विद्रोह कौन से वंश में हुआ था। तो कौन से वंश में हुआ था पूछे तो आप सबसे पहले काकतीय वंश बताएंगे। कौन से वंश में? काकतीय वंश। काकतीय वंश जो है ये बस्तर में लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश रहा है। इस टाइम पे शासक कौन थे पूछे तो आप बताएंगे कि जो शासक थे वो थे अजमेर सिंह। कौन थे? अजमेर सिंह, ये शासक थे हलबा विद्रोह के टाइम पे। ठीक है, फिर आपको बताइएगा कारण पूछेगा, हलबा विद्रोह का कारण क्या था, क्यों हुआ था कारण। तो कारण में आप बताएंगे उत्तराधिकार का संघर्ष था। वास्तव में क्या था? उत्तराधिकार का संघर्ष था। ये उत्तराधिकार कहने का मतलब कि गद्दी पर कौन बैठेगा, और ये संघर्ष जो था वो अजमेर सिंह और उसके भाई दरियादेव, इन दोनों के बीच में उत्तराधिकार का क्या है, संघर्ष के रूप में इस विद्रोह को जाना जाता है। ठीक है, दमन अगर देखा जाए, दमन, इस विद्रोह को दमन कैसे किया गया, समाप्त कैसे किया गया, दबाया कैसे गया, तो दमन किया गया किसके द्वारा? दरियादेव के द्वारा। दरियादेव किसके सहयोग से दमन करता है? तो मराठा सेना प्लस ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश कंपनी और जयपुर शासक, इनके सहयोग से इस विद्रोह को क्या किया जाता है, दमन किया जाता है। साथ में ध्यान रखिएगा कि विशेष बात क्या है इससे संबंधित, विशेष बात यह है कि यह पहला जनजाति विद्रोह है, पहला जनजाति विद्रोह। ध्यान रखेंगे आप कि छत्तीसगढ़ में जो भी जनजाति विद्रोह हुए हैं वो सारे के सारे विद्रोह कहाँ हुए हैं? बस्तर में हुए हैं। और उस बस्तर में जो पहला जनजाति विद्रोह है वो कौन सा विद्रोह है? हलबा विद्रोह है, जो कि अजमेर सिंह के शासनकाल में देखने को मिलता है। इस विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ है, प्रारंभ वो डोंगर नामक स्थान से हुआ है। डोंगर नामक स्थान, यहां से यह विद्रोह क्या होता है, प्रारंभ होता है। और फिर उसके बाद अजमेर सिंह की मृत्यु के बाद ही यह विद्रोह क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, इस विद्रोह का नाम हलबा विद्रोह क्यों पड़ा, आइए जानते हैं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में कि क्या वास्तव कारण थे, क्या प्रमुख चीजें थी जिसकी वजह से यह एक विद्रोह जन्म लिया। ठीक है, तो मैं यहां पर इसकी पृष्ठभूमि के बारे में मैं बताता हूं थोड़ा सा कि इस विद्रोह का कारण क्या था। मूल कारण तो समझ में आ गया हमारा, उत्तराधिकार का संघर्ष। पृष्ठभूमि होता कैसे तैयार, देखिए बस्तर में काकतीय वंश में एक शासक हुए हैं दलपत देव। दलपत देव का जो शासनकाल चला है वो 1731 से लेकर 1774 तक यह शासन किए हैं। दलपत देव की दो रानियां थी, इसकी दो रानी थी, एक बड़ी रानी और एक थी पट रानी। पट रानी यानी कि छोटी रानी। ठीक है, अगर बड़ी रानी की आप बात करोगे तो इससे जो पुत्र हुआ था वो था दरियादेव। कौन था? दरियादेव। और जो पट रानी थी यानी कि छोटी रानी जो थी, छोटी रानी, इससे जो पुत्र था वो था अजमेर सिंह। कौन था? अजमेर सिंह। ध्यान से सुनिएगा, दलपत देव के दो रानियां थी, बड़ी रानी और पट रानी। थोड़ी सी जानकारी किसके बारे में? दलपत देव के बारे में जान लो कि इसी के समय में बस्तर में पहली बार मराठों का क्या हुआ, आक्रमण हुआ है। दलपत देव के शासनकाल में सबसे पहला मराठा आक्रमण हुआ है। बस्तर में पहला मराठा आक्रमण दलपत देव के शासनकाल में ही हुआ है। और दलपत देव ने ही अपनी राजधानी जो कि मराठा
आक्रमण के कारण परिवर्तित हो रही थी, इसलिए उसने अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? जगदलपुर स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है। वास्तव में दलपत देव की मृत्यु के बाद राजा बनना चाहिए था किसको? बड़ी रानी के पुत्र दरियादेव को राजा बनना चाहिए था, लेकिन दरियादेव राजा ना बनकर राजा कौन बन जाता है? अजमेर सिंह राजा बन जाता है। इसके पीछे का कारण यह होता है कि दलपत देव की जो छोटी रानी थी पट रानी, ये कांकेर की थी। कहाँ की थी? कांकेर। कांकेर राजा की पुत्री थी पट रानी। और जो कांकेर नारायणपुर ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर मुख्य रूप से निवास करते थे हलबा जनजाति के लोग। और हलबा जनजाति के लोग कांकेर राजा को देवता के समान क्या करते थे? पूजते थे, उनका सम्मान किया करते थे। तो जो कांकेर रानी थी पट रानी, इनसे एक लगाव था हलबा आदिवासियों का। और जब अजमेर सिंह, दलपत देव जिस टाइम पे राजा था, उस टाइम पे दलपत देव ने अजमेर सिंह को क्या कर दिया? डोंगर का जमींदार बना दिया। डोंगर नारायणपुर वाला क्षेत्र, डोंगर का क्या बना दिया था? जमींदार। किसको बना दिया था भाई? अजमेर सिंह को। अजमेर सिंह जब डोंगर में जमींदार के रूप में क्या कर रहा था? शासन कर रहा था, या उस क्षेत्र में निवास कर रहा था, तो डोंगर के जो लोग थे, जो हलबा आदिवासी थे, ये अजमेर को बहुत ज्यादा क्या करने लग गए थे? पसंद करने लग गए थे। अजमेर के कार्यों से क्या हो गए थे? पूरी तरह से खुश हो गए थे। और अजमेर एक लोकप्रिय राजा के रूप में उभर कर सामने आ गया था। तो यहाँ के जो लोग थे, जो डोंगर, नारायणपुर, कांकेर, इस क्षेत्र के जो लोग थे, वो चाहते थे कि दलपत देव के बाद अगला जो राजा बने वो कौन बने? अजमेर सिंह। जबकि वास्तव में देखा जाए तो दरियादेव को क्या बनना था? राजा बनना चाहिए था। लेकिन दरियादेव एक प्रकार से क्या था? वो सत्ता की लालच में था, और बनना यही चाहता था, लेकिन बन गया कौन? अजमेर सिंह बन गया। तो यहां से कहानी शुरू होती है इन दोनों के बीच लड़ाई की। कि कारण यह है कि जो पट रानी या छोटी रानी है, उसका पुत्र था अजमेर, इससे लगाव था कांकेर, नारायणपुर के आसपास के हलबा आदिवासियों को, और एक तरह से भांजे के रूप में भी ये क्या करते थे? उनको देखा करते थे। अब यहां से देखते हैं कि हलबा विद्रोह के जो प्रमुख गतिविधियां हैं, वो किस प्रकार से शुरुआत होती है, उस पर हमको चर्चा करना है। कौन शासक थे? अजमेर सिंह शासक था। अजमेर राजा बन जाता है भाई। अजमेर क्या बन गया? शासक। अब अजमेर जैसे ही शासक बना, दरियादेव क्या हो गया? आग बबूला हो गया। वो सोचा कि मैं अजमेर के एकदम खिर्री उड़ा दूंगा और पूरी तरीके से उसको हराकर यहाँ से क्या कर दूंगा? भगा दूंगा, और मैं क्या बनूंगा? राजा बनूंगा। इसके लिए अजमेर प्रारंभ में कहाँ से शासन करता था? डोंगर से क्या करता था? शासन करता था। प्रारंभ में अजमेर कहाँ से शासन करता था? डोंगर से शासन करता था। इसको याद रखेंगे। जब अजमेर प्रारंभिक तौर पर राजा बनने के बाद डोंगर से शासन का संचालन कर रहा था, तब दरियादेव क्या करता है? अजमेर के खिलाफ, दरियादेव अजमेर के खिलाफ अपनी सेना लेकर कहां पहुंच जाता है? डोंगर पहुंच जाता है। अजमेर की जो सेना थी, अजमेर की सेना, इस अजमेर के सेना में सारे के सारे क्या थे? हलबा जनजाति के लोग क्या थे? शामिल थे। इन हलबा जनजाति के लोगों ने क्या कर दिया? दरियादेव की सेना को पराजित कर दिया और दरियादेव को डोंगर से भगा दिया। दरियादेव रोते 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 वापस आया। कहाँ आया? कहाँ जाता है ये? जगदलपुर जाता है। कहाँ गया? जगदलपुर। ये पूरी घटनाक्रम हम बता रहे हैं भाई, किस प्रकार से गतिविधि या घटनाक्रम हुई है। दरियादेव जगदलपुर गया, उसको हर हाल में राजा बनना था, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए, किसी को बेचना पड़ जाए तो बिल्कुल बेच देंगे। और इसने अपने राजा बनने के लालच में बस्तर को ही एक तरह से बेच दिया। जगदलपुर से दरियादेव जाता है कहाँ पे? ये जाता है जयपुर। कहाँ निकल गया? जयपुर। जयपुर कहाँ है भाई? जयपुर है आपके उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा। और बस्तर और उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्र वाले एरिया में आता है उड़ीसा के आपका जयपुर। जयपुर का राजा था जिसका नाम था विक्रमदेव। जयपुर का राजा कौन था? विक्रमदेव था। विक्रमदेव के पास गया और विक्रमदेव से इसने क्या कर लिया? संधि कर लिया। विक्रमदेव मौके की तलाश में था कि किसी न किसी तरीके से मेरे को छत्तीसगढ़ या बस्तर वाले क्षेत्र में प्रवेश करने को मौका मिले। जो आपका जयपुर क्षेत्र था, यह ब्रिटिशों के अधीन शासित हो रहा था, और ब्रिटिशों के अधीन शासित होने के कारण यहां पर दरियादेव को जो है एक और सहयोग मिल गया। किसका? ब्रिटिश कंपनी का। किसका सहयोग मिल गया? ब्रिटिश कंपनी का सहयोग मिल गया। ठीक है। अब बस्तर क्षेत्र में बार बार आक्रमण कर रहे थे। जिस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर जो व्यवस्थाएं थी उस समय की, छोटा सा एक मैप के माध्यम से, तो ये आपका पूरा बस्तर क्षेत्र है। यहाँ पर किसका शासन हो रहा है? मराठों का। और यहाँ पर किसका शासन हो रहा है? काकतियों का।
मराठे ऊपर से नीचे बार बार बस्तर पर क्या करना चाहते थे, प्रवेश करना चाहते थे, कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि बस्तर जो था वहां पर संसाधनों का विपुल भंडारण था और उतना उपयोग वहां पर नहीं हो पा रहा था। तो हर कोई, यहां से भी हैदराबाद वाले क्षेत्र से भी यहां पर क्या होते रहे, लगातार आक्रमण होते रहे हैं। तो मराठे जब पूरे छत्तीसगढ़ पर काबिज हो गए तो उनका एक ही इशारा था, एक ही टारगेट था कि अब हमको क्या करना है, बस्तर को कब्जा करना है। इसलिए बिंबाजी राव भोसले के जो प्रमुख सेनापति थे नीलू पंडित, उन्होंने बार बार इस क्षेत्र पर क्या करना चाहा, आक्रमण करना चाहा। ठीक है, तो प्रारंभ में नीलू पंडित ने यहां पर आक्रमण किया, लेकिन इस बार मराठा सेनापति रहेगा कौन, त्रयंबक अवीर राव। वो यहां पर अपना कांकेर के निकट सेना के साथ वहां पर मौके में बैठा था कि कब मौका मिलेगा तो मैं बस्तर पर क्या करूंगा, आक्रमण करूंगा। इसी बीच मराठा सेनापति, क्या नाम है उसका, त्रयंबक अवीर राव। मराठा सेनापति त्रयंबक अवीर राव, इससे किसका सहयोग होता है, किसका संपर्क होता है, दरियादेव का संपर्क होता है। और दरियादेव, त्रयंबक अवीर राव, ब्रिटिश कंपनी, जयपुर के राजा विक्रमदेव, इन तीनों से मिलकर अपनी एक संयुक्त सेना बनाता है और उस संयुक्त सेना के माध्यम से वो क्या करता है, अजमेर सिंह को पराजित करता है। क्लियर है। यहां पर ध्यान रखेंगे, प्रारंभ में अजमेर कहां से शासन कर रहा था, डोंगर से। कुछ समय बाद, डोंगर के बाद ये कहां चला आया, जगदलपुर, और जगदलपुर से क्या करने लगा, शासन करने लगा। दरियादेव एक बार मार खाकर रोते रोते आया था, उसके बाद ये गया, इन तीनों के साथ अपनी क्या बना ली, टुकड़ी बना ली। इन तीनों के साथ में जो संधि होगा, उसी संधि को कहा जाता है क्या, कोटपाड़ की संधि। क्या कहते हैं, कोटपाड़ की संधि। तो यहां पर अब हम चर्चा करेंगे किसकी, कोटपाड़ की संधि के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या है, टॉपिक है, कोटपाड़ की संधि। इस कोटपाड़ की संधि जो लागू हुई है वो हुई है 6 अप्रैल 1778 को लागू हुई है। ठीक है, जबकि यह संधि जो है हुई कब है, 1777 में हुई है। तीनों के बीच संधि होती है, और संधि कैसे होती है समझना। एक तरफ कौन है, दरियादेव है। दरियादेव से सबसे पहले जयपुर राजा से सहयोग मांगता है। जयपुर शासक विक्रमदेव इसके साथ क्या करता है, हाथ मिला लेता है। और विक्रमदेव कहता है, जयपुर शासक विक्रमदेव कहता है कि मेरे को कुछ क्षेत्र चाहिए, मैं तुम्हारा सहयोग तो करूंगा, मैं तुमको सेना तो दूंगा और मैं तुमको गद्दी पर भी बैठा दूंगा, लेकिन जब तुम राजा बन जाओगे, दरियादेव यानी कि राजा बन जाएगा, तो कुछ क्षेत्र चाहिए किसको, विक्रमदेव को। अब विक्रमदेव ने कौन सा क्षेत्र मांगा, सबसे पहले मांगा इसने कोटपाड़ परगना। कोटपाड़ जो है ना, वो आपका सीमावर्ती क्षेत्र है, जो कि बस्तर और उड़ीसा इन दोनों के सीमा पर स्थित क्षेत्र है, जहां से व्यापारिक आवागमन होते थे, जिस पर अधिकार चाहता था कौन, विक्रमदेव। तो कोटपाड़, कोटपाड़ के अलावा चेरूचुंडा, इसके अलावा ओमरकोट, इसके अलावा रायगढ़ा, ये कुछ क्षेत्र है जो विक्रमदेव ने मांगा। और एक याद रखिएगा, पोढ़ागढ़, एक कौन सी जगह है, पोढ़ागढ़। पोढ़ागढ़ शिलालेख सुने हैं ना, स्कंदवर्मन। ठीक है, ये 5 क्षेत्र जो है मांगे किसने, जयपुर शासक विक्रमदेव ने। किससे मांगे, दरियादेव से। दरियादेव बोला ले जा मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ राजा बनना है किसी भी हाल में। तो दरियादेव राजा बनने के लालच में इतना मदमस्त था कि इसने बस्तर को अपने विरोधियों के हाथों में क्या कर दिया, बेच दिया। इसी बीच जयपुर शासक विक्रमदेव किसके अधीन शासन कर रहा था, ये जॉनसन, जो ब्रिटिश कंपनी थी ना, ब्रिटिश कंपनी के अधीन शासन कर रहा था। तो यहां पर मौके में बैठा था कौन, ब्रिटिश कंपनी का अधिकारी, जिसका नाम है क्या, जॉनसन। इस ब्रिटिश कंपनी के अधिकारी जॉनसन ने भी क्या कर लिया, अपना हाथ धो लिया, और इसने भी एक संधि की, किसके साथ, दरियादेव के साथ। तीसरा जो प्रमुख, जो तीसरा पक्ष होगा वो होगा मराठा सेनापति। क्या नाम है भाई, मराठा सेनापति। ये पहले से दांव देकर बैठा हुआ था, कहां पे, आपके कांकेर वाले क्षेत्र में अपनी सेना के साथ बैठा था। इसको बस मौके की तलाश थी, तो दरियादेव ने इसको मौका दिया और इसने मांगा 59,000 टकोली प्रतिवर्ष। क्या मांगा, 59,000 टकोली प्रतिवर्ष इसने डिमांड किया, किसने, मराठा सेनापति ने, कि दरियादेव जब राजा बन जाएगा तो 59,000 हर साल वो किसको देगा, मराठों को देगा। मराठे जो कि 1770 से लगातार क्या कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे बस्तर में प्रवेश करने का, अब उनका प्रयास क्या होता है, सफल होता है। तो मराठा सेनापति, ब्रिटिश कंपनी और जयपुर शासक विक्रमदेव, इन तीनों के साथ ये जो संधि हुई है, इस संधि को ही क्या कहा जाता है, कोटपाड़ की संधि। और कोटपाड़ की संधि
कौन से राजा के शासन, कौन से राजा के समय में हुई थी पूछे तो क्या बताओगे? दरियादेव के समय में हुई थी। हलबा विद्रोह जो हुआ था वो अजमेर सिंह के टाइम पर हुआ था, और कोटपाड़ की संधि जो हुआ वो दरियादेव के समय में हुआ। दरियादेव का शासनकाल आप अगर देखोगे 1777 से लेकर 1800 तक इन्होंने क्या किया है? शासन किया है। अब होता क्या है इसको समझिए। जैसे इनकी सेना हो गई तैयार, ठीक है, सेना क्या हो गई इनकी? तैयार हो गए भाई। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये आपका कौन सा क्षेत्र है? ये जगदलपुर क्षेत्र है। यहां पर बैठा हुआ है कौन? अजमेर सिंह। अजमेर शासन कर रहा है। अजमेर बिल्कुल अनजान है भाई कि इसके जो बड़े भाई है, देखा जाए सौतेला भाई है, इसने इतना बड़ा कारनामा कर दिया है कि इसके खिलाफ ही सेना तैयार कर दी। यहां पर बैठा हुआ है कौन? अजमेर। अब आप देखिएगा तो ये जयपुर क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है आपका? जयपुर क्षेत्र है। और इसी जयपुर क्षेत्र में आपका राजा कौन था? विक्रमदेव। यही जयपुर में आपका ब्रिटिश कंपनी भी क्या थी? ठहरी हुई थी, जिसका अधिकारी कौन था? जॉनसन। तो जयपुर प्लस ब्रिटिश, यहां पे ध्यान दीजिएगा, जयपुर प्लस ब्रिटिश, इन दोनों ने पूर्व की ओर से क्या किया? जगदलपुर पर आक्रमण किया। किस तरफ से? पूर्व की ओर से। और यहां पर सेना के साथ बैठा था कौन? मराठा सेनापति। कौन बैठा था? मराठा सेनापति। नाम क्या है उसका? त्रयंबक अवीरराव। देखिए पीछे लिखे है ना, त्रयंबक अवीरराव, कहीं पे लिखिएगा, ये लिखे त्रयंबक अवीरराव मराठा सेनापति था। यही त्रयंबक अवीरराव ने क्या किया? यहाँ पे इस 59,000 टकोली की संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो यहां से मराठा क्या करेगा? उत्तर की ओर से आक्रमण करेंगे, और पूर्व की ओर से जयपुर और ब्रिटिश क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे। इस प्रकार जगदलपुर को चारों तरफ से इन्होंने क्या कर लिया? घेर लिया। और जगदलपुर में था कौन? अजमेर सिंह था। अजमेर सिंह यहां से अपना जान बचाकर कहां भागा? डोंगर। ले देखिए बेचारा हाँफते हाँफते कहां पहुंचा? डोंगर पहुंचा। उस डोंगर में जाकर वापस इसने अपनी सेना को संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही ये अपनी सेना को संगठित करता, इसके पीछे पीछे, अजमेर के पीछे पीछे डोंगर पहुंच गया कौन? दरियादेव पहुंच गया। और दरियादेव पहले तो अजमेर को मार दिया, अजमेर की हत्या कर दी, और उसके बाद चुन चुनकर इस पूरे क्षेत्र में निवास करने वाले जितने भी हलबा जनजाति थे, जिन्होंने अजमेर की ओर से लड़ते हुए दरियादेव को क्या किया था? पराजित किया था, उन सारे हलबा जनजाति के व्यक्तियों को दरियादेव ने अपनी सेना के साथ क्या कर दिया? क्रूरतम नरसंहार कर दिया। एक एक हलबा जनजाति के व्यक्ति को चुन चुन कर मारा। यही कारण है कि इस विद्रोह को क्या कहा जाता है? हलबा विद्रोह। हलबा जनजाति अपने प्रिय राजा, लोकप्रिय राजा अजमेर सिंह का सहयोग उसकी सेना में रहकर कर रहे थे, जिसके विरोध में दरियादेव ने इन सारे हलबा आदिवासियों को क्या कर दिया? नरसंहार के रूप में मृत्युदंड दे दिया। और इसी कारण इसे विश्व का क्रूरतम नरसंहार कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, विश्व का क्रूरतम नरसंहार। ये इतना क्रूर था यह नरसंहार कि कहा जाता है कि उस क्षेत्र में, बस्तर में, एक भी हलबा जनजाति का व्यक्ति नहीं बचा था। जो बच गए वो चले गए दूसरी ओर, और उन्हीं के वजह से आज के डेट में हलबा जनजाति के लोग वहां पर क्या करते हैं? निवास करते हैं। लेकिन 1778 के समय में आप देखोगे तो उस टाइम पे कोई भी हलबा जनजाति के व्यक्ति इस क्षेत्र में नहीं पाए जाते थे। अब इस प्रकार अजमेर सिंह क्या हो गया भाई? मौत, अजमेर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और दरियादेव क्या बन जाता है? अब राजा बन जाता है। जैसे ही दरियादेव राजा बनता है, वास्तव में दरियादेव एक अयोग्य शासक था, इसी वजह से तो उसने क्या किया भाई? गुटबंदी की, और गुटबंदी करके पराजित किया किसको? अपने भाई अजमेर सिंह को। यहां पर आपका हलबा विद्रोह और कोटपाड़ की संधि ये लगभग लगभग क्या हो गया? समाप्त हो गया। लेकिन जब आप सीजीपीएससी मेंस की तैयारी करोगे तो आपको थोड़ा सा यहां पर एक बात को जानना पड़ेगा, कोटपाड़ की संधि के प्रभाव, कि इस संधि से क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले कोटपाड़ की संधि के प्रभाव देख लेते हैं, क्या क्या प्रभाव यहां पर पड़ा है कोटपाड़ की संधि को। ठीक है, हुआ कब था ये? 6 अप्रैल 1778 को यह संधि हुआ था। अब इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा? सबसे पहले ध्यान रखिएगा, बस्तर क्या बना? करद राज्य बन गया। करद राज्य मतलब कर देने वाला राज्य। अब इसमें डिटेल करके आप लिख सकते हो। 1324 में जब अन्नम देव क्या करता है? काकती वंश की स्थापना करता है। उसके बाद से लेकर 1778 तक बस्तर एक स्वतंत्र और लंबे समय तक स्वतंत्र राज्य के रूप में क्या रहा? स्थापित रहा। लेकिन जैसे ही कोटपाड़ की संधि हुई, बस्तर अब कर देने वाला राज्य हो गया। 59,000 टकोली प्रति वर्ष इसको देना पड़ा। किसको? मराठों को। वहीं जो ब्रिटिश कंपनी थी, यहां पर ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश कंपनी, इन्होंने कहा था, ब्रिटिश कंपनी ने कहा था कि जो आपका मराठों के समय में जो परिस्थिति बनी रहेगी, वही परिस्थिति आपके ब्रिटिशों के समय में भी होनी चाहिए। ये डिमांड थी इनकी। तो जैसे मराठों को ये टकोली दे रहे हैं, बाद में जब ब्रिटिशों का शासन आएगा तो ब्रिटिशों को भी क्या देंगे? ये टकोली देंगे। यह इनका क्या हुआ था? संधि हुआ था। तो कोटपाड़ के संधि का प्रभाव पहला क्या हुआ भाई? बस्तर क्या बन गया? करद राज्य बन गया। दूसरा, बस्तर
अयोग्य शासक के हाथों में आ गया, अयोग्य शासक के हाथों में आ गया। दूसरा प्रभाव क्या पड़ा भाई, बस्तर अब क्या हो गया, अयोग्य शासक, यानी कि दरियादेव जो था वो एक प्रकार से अयोग्य शासक ही तो था, तो बस्तर अयोग्य शासक के हाथों में आ गया, जिसका दूरगामी प्रभाव ये पड़ा कि बस्तर के हाथों से सिहावा परगना, कौन सा परगना, सिहावा परगना भी इनके हाथों से निकल गया, मराठों के हाथों में ये चला गया। अब इसके पीछे की घटना आप समझिएगा कि जैसे ही आप काकती वंश पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि दरियादेव ने तो टकोली देना जारी रखा 1800 तक, लेकिन दरियादेव का जो पुत्र होता है महिपाल देव, उसने कुछ समय तक तो टकोली दिया, उसके बाद टकोली देना उसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। किसको, मराठों को। जैसे ही टकोली देना उसने बंद किया तो उसके बाद मराठा सेनापति आता है, एक बार पराजित करता है, रामचंद्र बाघ नाम का एक सेनापति था, 1809 में उसने आक्रमण किया महिपाल देव पर, और आक्रमण करने के पश्चात महिपाल देव बोलता है कि हाँ अब मैं दूंगा टकोली, कुछ समय दिया फिर देना बंद कर दिया, और लंबे समय तक टकोली देना उसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अंततः 1830 में क्या होता है कि जो आपका महिपाल देव था उसको पराजित किया और पूर्णतः टकोली देने के लिए क्या किया, उसको विवश किया, और बोला कि जो शेष टकोली जो अब तक तुमने नहीं दिया है उसके बदले में हम ले जा रहे हैं किसको, सिहावा परगना को, जो कि धमतरी वाले क्षेत्र में आता था। तो क्या हुआ भाई, बस्तर अयोग्य शासक के हाथों में आ गया, जिसका दूरगामी प्रभाव यह देखने को मिला कि सिहावा परगना बस्तर के हाथों से निकल गया। यह था दूसरा प्रभाव। अगर हम तीसरा प्रभाव की बात करें, तीसरा प्रभाव, तो तीसरा प्रभाव यह है जनजाति विद्रोह, जनजाति विद्रोह का मूल कारण या मूल उत्पत्ति कह लो, जनजाति विद्रोह की मूल उत्पत्ति कौन सा, जो कोटपाड़ की संधि थी। कैसे, कोटपाड़ की संधि के बाद अब मराठों को बस्तर में बार बार आने जाने की क्या मिल गई, परमिशन, जब चाहे तब वो आ सकते थे। ठीक है, ब्रिटिशों की भी बार बार मराठा बस्तर क्षेत्र में प्रवेश करने का क्या मिल गया, अधिकार मिल गया, ब्रिटिश भी बार बार आने जाने लगे। जनजाति भूमि के नाम से प्रचलित बस्तर में जो जनजातियां निवास करती है उनके निजी जीवन को क्या हो गया, खतरा हो गया, उनके पहचान को खतरा हो गया, उनके जो निजी जीवन है उस पर इनका हस्तक्षेप बढ़ गया, और इसी हस्तक्षेप को देखते हुए जनजाति जो है संगठित होकर जनजाति विद्रोह को क्या कर दिए, आयोजित कर दिए। तो जनजाति विद्रोह का मूल कारण यहां पर हमको क्या है, देखने को मिलता है, आपका कोटपाड़ की संधि। ठीक, सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ा वो क्या पड़ा, बस्तर छत्तीसगढ़ का अभिन्न अंग बन गया, अभिन्न अंग बन गया, बस्तर छत्तीसगढ़ का अभिन्न अंग बन गया। इससे पहले बस्तर छत्तीसगढ़ का हिस्सा नहीं था, इसी जो आपका संधि है, इसी संधि के तहत बस्तर जो है वो छत्तीसगढ़ का अभिन्न अंग बन जाता है। ठीक है, और क्या होता है भाई, पांचवा याद रखना, कोटपाड़ परगना। कोटपाड़ परगना जो पहले किसके हाथों में आता था, बस्तर के हाथों में आता था, अब ये चला गया जयपुर के हाथ में, चला गया जयपुर के हाथों में चला गया। कोटपाड़ परगना जयपुर के हाथों में चला गया, और कोटपाड़ क्षेत्र जो था एक सीमावर्ती क्षेत्र था, यहां पर आपका कोटपाड़ था जो बस्तर और उड़ीसा यानी कि जयपुर के बीच में सीमावर्ती क्षेत्र था, जो कि आवागमन और विभिन्न प्रकार के शुल्क के लिए क्या था, प्रचलित था। तो कोटपाड़ परगना अब जयपुर के हाथों में चला गया, जो कि एक सीमावर्ती क्षेत्र था। कौन सा सीमावर्ती क्षेत्र था भाई, सीमावर्ती क्षेत्र ये था आपका कोटपाड़ परगना। ठीक है, ये 5 प्रमुख क्या है, प्रभाव देखने को मिले हैं। आप और भी प्रभाव अपने से बनाकर इसमें जोड़ सकते हैं, 5 प्रभाव, लेकिन प्रमुख रूप से लिखना है। अगर कभी पूछ दिया, अब तक तो पूछा नहीं है मेरे ख्याल से मेंस में, लेकिन हाँ आगामी भविष्य में पूछ सकता है। तो कोटपाड़ की संधि के ये प्रभाव हमको देखने को मिले, और इस प्रकार से बस्तर जो है छत्तीसगढ़ से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा, अपवाद के रूप में याद रखिएगा कि कोटपाड़ की संधि के तहत क्या होता है, कोटपाड़ परगना जयपुर राजा विक्रमदेव को मिल जाता है, लेकिन फिर भी इस कोटपाड़ क्षेत्र में, ध्यान से सुनना, कोटपाड़ क्षेत्र में परिवहन शुल्क और महादान, कोटपाड़ क्षेत्र में परिवहन शुल्क और महादान, ये जो वसूलने का अधिकार था वो अभी भी किसके पास था, ये बस्तर के पास ही था। किसके पास रहेगा, बस्तर राजा के पास अभी भी रहेगा। कोटपाड़ परगना भले ही चला गया है किसके पास, जयपुर के पास, लेकिन जो कोटपाड़ परगने में जो परिवहन शुल्क है, महादान है, ये वसूलने का अधिकार किसके पास है, अभी भी बस्तर राजा के पास रहेगा। यह इस संधि का क्या था, प्रमुख प्रभाव था। यह था आपका हलबा विद्रोह और कोटपाड़ की संधि, जिसके तहत बस्तर जो है छत्तीसगढ़ का अभिन्न अंग बनता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा
और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, थ्योरी चाहिए, एमसीक्यू चाहिए, जो भी चाहिए प्लीज कमेंट करके बताएंगे। हम फिर से आप लोगों के लिए एक नया सीरीज लेकर आएंगे। जिस भी टॉपिक्स पर आप कहेंगे उस टॉपिक पर, अगर आप सीजीपीएससी प्री पर फोकस्ड होकर वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए हमें बताइए, और अगर आप अमीन पटवारी के लिए अगर चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें बताइए। हम उसी चीज को टारगेट करके आपके लिए क्या लेकर आएंगे, वीडियो लेकर आएंगे। ये पहला जनजाति विद्रोह था। इसी प्रकार के सभी जनजाति विद्रोह को एक एक करके मैं लॉन्ग वीडियो में लेकर आऊंगा, जिसमें से आपको जो भी कंफ्यूजन या डाउट्स होंगे वो आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।